talking to you about the topic cost sheet, that is a topic of cost accounting. This webinar is conducted by Department of Management Studies of IMMI. So that's why आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे कोस्ट शीट को प्रिपेयर किया जाता है। कोस्ट शीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोस्ट शीट को समझने के लिए हमें कोस्ट अकाउंटिंग को थॉरली समझना बहुत ज़रूरी है। कोस्ट शीट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कोस्ट शीट प्रिपेयर किया जाता है तो कोस्ट शीट एक ऐसा एसेंशियल टॉपिक होता है कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं कोस्ट शीट के रिलेटेड, वो सभी कोस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करते हैं। While understanding this, we are going to understand that how we can calculate the cost sheet. Okay, let's start. कोस्ट शीट के बारे में बात कर रहे हैं। कोस्ट शीट के बारे में हम समझने वाले हैं कोस्ट शीट कैसे इंपॉर्टेंट है। कोस्ट शीट के बारे में आज समझने के लिए उसके कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कोस्ट शीट को प्रिपेयर करते टाइम बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोस्ट शीट बनाई जाती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ही मैंडेटरी होता है। जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती है जो इंकर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी यूनिट, कोई भी फर्म जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की कॉस्ट अपीयर होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन सभी कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जाए। और उनको सेग्रीगेट करने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कॉस्ट कहाँ पे यूटिलाइज की जा सकती है, किस कॉस्ट को टोटल करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये भी रिप्रेजेंट करने वाली हूँ कि कॉस्ट शीट बनाई क्यों जाती है, क्योंकि हम सबके माइंड में ये चीज़ आती है कि हम सब इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोस्ट शीट। तो कोस्ट शीट की कैलकुलेशन करने का सबसे मेजर रेलिवेंट पर्पस हमारे पास जो होता है वो सबसे बड़ा पर्पस है, क्योंकि कोस्ट शीट इसलिए भी प्रिपेयर की जाती है क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं कोस्ट शीट में, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं टोटल कोस्ट को कैलकुलेट करने में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, वो ये जानना चाहती है कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है बिजनेस के अंदर, प्रोडक्शन करने से रिलेटेड, अदर कॉस्ट से रिलेटेड, ताकि ओवरऑल कॉस्ट का क्राइटेरिया समझकर प्राइस डिटर्मिनेशन करना इजी हो जाता है एक तरफ। दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकती है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इन दोनों ही वर्क में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है कोस्ट शीट। तो इसीलिए कोस्ट शीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडी भी देती है। जैसे अगर मुझे हिस्टोरिकल डाटा के कंपैरिजन करंट डाटा से करना है तो उस केस में मुझे कंपैरिजन करना काफ़ी ईजी होगा। लास्ट ईयर कितनी कॉस्ट आई थी, इस साल कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उनका कंपैरिजन बहुत ईजी होता है, ताकि मैं ये कंपेयर करके एनालाइज कर सकूं कि लास्ट ईयर की जो मुझे कॉस्ट आ रही है और इस साल की जो कॉस्ट मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो उनमें कितना वेरिएशन है, क्या मेरी कॉस्ट कुछ कम हुई या मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो इस चीज़ को समझने के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब कॉस्ट शीट को बनाया जाता है तो कॉस्ट शीट को बनाते टाइम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स एक कॉस्ट शीट के अंदर उसे प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, इनको हम कोई भी प्रॉब्लम जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट शीट जब हम प्रिपेयर करने वाले हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाती है कि हम कुछ एलोकेशंस के थ्रू इसको समझें। जब कॉस्ट शीट बनाई जाती है तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, हम उस फॉर्मेट से किसी भी तरीके से डेविएट नहीं कर सकते, हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपनी कॉस्ट शीट को मेंटेन रखना है, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है। कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से रेलिवेंट एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं, आज कुछ उसके बारे में भी जानने वाले हैं। कॉस्ट शीट जब प्रिपेयर की जाती है तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करने वाले होते हैं वो प्राइम कॉस्ट होती है, यानी कि सबसे नंबर 1 पे हमारी आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट को एनालाइज करते टाइम हम जितने भी शुरुआती एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी शुरुआती कॉस्ट है वो समझने वाले हैं कि हम उसको कैसे कैसे इंक्लूड करने वाले हैं। जब हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करें। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कैलकुलेट कर चुके होते हैं फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना होता है, एंड आफ्टरवर्ड्स अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के बाद हम अल्टीमेटली अपनी सेल्स जो है वो एनालाइज करके उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपनी कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके सेल्स का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट शीट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए जो 4 मैंडेटरी टर्म्स हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब टर्म्स और अल्टीमेटली सेल्स, ये सब टर्म्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
जब भी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है तो कॉस्ट को कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट यूज होता है कॉस्ट शीट बनाने के लिए वो आपके सामने है। दिस इज द फॉर्मेट जो कॉस्ट शीट को बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम 3 कॉलम्स यूज कर रहे हैं और मल्टीपल रोज का यूज कर रहे हैं। हमें 2 एक्सट्रीम जो कॉलम्स हैं वो रखने पड़ते हैं। शॉर्ट कॉलम्स होते हैं अमाउंट्स के लिए, यानी अगर हमें कुछ एडिशनल हम कह सकते हैं इंटरनल कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो वो हम इनर कॉलम में करते हैं। उसके बाद जो भी फिगर आती है उसको हम आउटर कॉलम में प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम के पर्टिकुलर्स में हम डिस्क्रिप्शन शो करते हैं कि कौन कौन सी कोस्ट जो है जिनका नेम हम यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं कि ये कोस्ट हम कैलकुलेशन में कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी प्राइम कोस्ट की, क्योंकि प्राइम कोस्ट कैलकुलेशन में समटाइम्स कुछ एरर्स अपीयर हो जाती हैं। कुछ पीपल या स्टूडेंट्स इसको एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट करते हैं, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक जनरल सी कॉमन चीज है जिसको हम समझ सकते हैं कि कैसे प्राइम कोस्ट कैलकुलेट की जाती है। जब हम प्राइम कोस्ट को कैलकुलेट करना सीख लेंगे उसके बाद कुछ और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें इसमें ऐड करने होते हैं। जब हम फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमारा निकल कर आता है वर्क्स कोस्ट। उसके बाद हम उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं। उसके बाद निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अल्टीमेटली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड और लेस करेंगे। उसके बाद निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे सामने आ जाता है। इसको और बेटर कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने के लिए आइए अब कॉस्ट शीट के बारे में और आगे समझते हैं। जब कॉस्ट शीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का लेआउट जो अभी हमने देखा उसी की एक और प्रेजेंटेशन है कि लेआउट को किस तरीके से दिखाया जाता है। जब कॉस्ट शीट बना रहे होते हैं तो कॉस्ट शीट बनाते हैं कि टाइम पे सबसे पहले जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होता है उसमें सबसे पहली कैलकुलेशन प्राइम कॉस्ट के लिए की जाती है। प्राइम कॉस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट सबसे पहले रॉ मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करता है। बात करते हैं प्राइम कॉस्ट होता क्या है। प्राइम कॉस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि प्राइम कॉस्ट के अंदर हम सबसे पहले जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितना भी हमारा डायरेक्ट लेबर होता है, जितने भी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो सभी हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो सब हम लेटर ऑन स्टेजेस पे कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसका नाम प्राइम कॉस्ट होता है। यानी कि प्राइम कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व की जाती हैं, और डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व करने की वजह से ही प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन हमारे सामने आती है। इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हैं, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, वो सब हम अदर स्टेजेस पर, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेजेस पर कैलकुलेशन में रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन प्राइम कॉस्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में एक चीज़ क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये क्या होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझने के लिए हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मीन्स टू से कि जो टोटल कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होती, लेकिन हाँ वो एग्जिस्ट करती है बिजनेस के अंदर। वो कॉस्ट भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एसेंशियल होती है, उस कॉस्ट से भी हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट को फिर से 3 हिस्सों में बांटा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों ही जो डिविजन्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में यूज हुआ और प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ उसमें वो विजिबल हो रहा है आपके सामने। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर, ऐसा लेबर जो यूज किया गया, जिस प्रोडक्शन को करने के लिए उसे यूज किया गया, वो प्रोडक्ट हम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, तो वहां पे डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लेबर, उनको जो पेमेंट्स दी गई हैं, उनको जो वेजेस पे किए गए हैं, वो सब डायरेक्ट लेबर के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्योंकि और भी ऐसे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर होते हैं जो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। हो सकता है कोई क्लीनर हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई गेट कीपर हो, ये सब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनको डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में नहीं लिया जाता, और इनको जब हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व किया जाता, ये पार्ट हो जाते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो इसीलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट इनको कंसीडर किया जाता है।
इसीलिए जब डायरेक्ट लेबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इन प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे जब प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टॉक मंगाया गया तो उसमें हमने कुछ कैरियज पे किया होगा, कुछ फ्रेट पे किया होगा, कुछ ड्यूटीज पे की होंगी, तो वो सब हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में आती हैं। इन तीनों की इंपॉर्टेंट और रेलिवेंस प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए होती है। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है वहाँ पे किसी तरीके से कनेक्टेड है इनडायरेक्ट वे में, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं। ये सभी एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के अंदर हैं, तो इसीलिए इनको भी हमें चार्ज तो कॉस्ट शीट के अंदर ही करना पड़ेगा, चार्ज तो हमें प्रोडक्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सेल्स नहीं कर रहे लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो इसीलिए जब हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भी है तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड ही। इसीलिए टू डिविजन्स में जब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री के अंदर आने वाली कॉस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉस्ट और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉस्ट, इन तीन कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन अपीयर होता है वो ये अपीयर होता है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सभी के लिए होती है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, या फिर फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो तीनों ही केसेस में मटेरियल भी यूज हुआ होगा, लेबर भी यूज हुआ होगा और एक्सपेंसेस भी होंगे। यानी कि लेबर जो है वो फैक्ट्री में भी काम करेगा, लेबर ऑफिस में भी काम करेगा और लेबर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगा होगा। ठीक ऐसे ही मटेरियल जो है वो फैक्ट्री में भी यूज होता है, मटेरियल जो है वो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होता है, और मटेरियल जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होता है। ठीक ऐसे ही तीनों ही जगह पर एक्सपेंसेस भी आते हैं, यानी कि फैक्ट्री के केस में भी एक्सपेंसेस अपीयर होते हैं, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम बहुत सारे खर्चे करते हैं, और अल्टीमेटली जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब भी हम बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं। तो इस तरीके से मटेरियल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जा सकता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन चला जाएगा प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन चला जाएगा आगे चल के फैक्ट्री ओवरहेड्स में या अदर ओवरहेड्स में, जो भी जिससे भी वो कंसर्न्ड है। उसके बाद लेबर की बात करते हैं, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। इन तीन हिस्सों में हम अपनी हर कॉस्ट को बांटने वाले हैं, यानी कि मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट, लेबर से रिलेटेड कॉस्ट और एक्सपेंसेस। जो हमने कैटेगरीज अभी देखी कि सबसे पहले फैक्ट्री से जुड़े हुए ओवरहेड्स, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड्स, हर ओवरहेड्स को तीन हिस्सों के तरीके से एनालाइज किया जाता है, यानी 3 पार्ट्स में उसको देखा जाता है। उसमें मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल की कितनी कॉस्ट आई है, लेबर की कितनी कॉस्ट आई है, एक्सपेंसेस कितने बियर किए गए हैं उस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अल्टीमेटली 3 पार्ट्स में हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को बांट दिया जाता है, यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस यूज होते हैं। और उसके बाद उसमें हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वो भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट तो पिक कर लेता है प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट रह जाते हैं अदर स्टेजेस के लिए। उसके बाद आता है, हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो मैंने जैसा आपको बताया कि अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। इसको हम इजीली इंकर कर रहे हैं, कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी कॉस्ट है जो मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको लिंक करना प्रोडक्शन से काफ़ी इजी होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, जिस प्रोडक्शन को करने में जो गुड्स हमने यूज़ किए, जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया, जो लेबरर्स को वेजेस पे किए जिन्होंने प्रोडक्शन करके हमें दिया, तो वो सब क्या है, वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसको हम इंकर तो करते हैं लेकिन हम इसको इजीली कॉस्ट यूनिट्स में नहीं बांट सकते, यानी कि इंकर करने के बाद इसकी ग्रुपिंग एग्जैक्टली प्रोडक्शन से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन हाँ है तो ये बिजनेस का ही पार्ट। तो इसीलिए जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, सैलरी होगी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे बिजनेस में आते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग अलग बांट देते हैं, ताकि हम कॉस्ट शीट के अंदर जिस भी पर्टिकुलर प्राइम कॉस्ट से अगर रिलेटेड है डायरेक्ट कॉस्ट तो उसमें डाल दिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांट दिया तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने आगे कॉस्ट शीट के अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में अपनी कॉस्ट को ज़रूर बांट लेंगे,
ताकि हम उसे आगे चल के जो जो कंपोनेंट्स जहां जहां नेसेसरी है पुट करना वहां पे हम उसे प्लेस कर सकते हैं कोस्ट शीट के अंदर। जब भी कोस्ट शीट को प्रिपेयर किया जाता है तो कोस्ट शीट को प्रिपेयर करते टाइम जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम कि किस ऑर्गेनाइजेशन की कोस्ट शीट बनाई जा रही है, उसके बाद कोस्ट शीट के अंदर सबसे पहला कॉलम जो होता है वो डिस्क्रिप्शन का यानी पर्टिकुलर्स का होता है। उसमें सबसे पहले जो निकाला जाता है वो प्राइम कोस्ट कैलकुलेट किया जाता है। प्राइम कोस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि प्राइम कोस्ट के अंदर ओपनिंग स्टॉक यूज किया जाता है, यानी कि ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट। डायरेक्ट मटेरियल हमें कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट मटेरियल कई बार आपको प्रॉब्लम्स में गिवन होता है, कई बार आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर हम ओपनिंग रॉ मटेरियल यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड कर दे परचेजेस, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमारा पिछले साल का जो स्टॉक रह गया था वो इस साल हमने यूज कर लिया, उसके बाद नई परचेजेस की, इस साल कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचा होगा उसको माइनस कर दिया, तो हमारे सामने निकल कर आता है डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल हमारी प्राइम कोस्ट में हम इन्वॉल्व करते हैं। दूसरी टर्म जो यूज होती है वो डायरेक्ट लेबर होती है कि डायरेक्ट वेजेस हमने कितने पे किए हैं लेबर्स को, वो हम डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। थर्ड टर्म डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड किया जाता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए खर्चे होते हैं। तीनों ही चीजें हमने यहाँ पे ऐड की हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करने के बाद जो निकल कर आती है वो हमारे सामने आती है प्राइम कोस्ट। यानी कि सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने ए पॉइंट में आने वाला है वो है प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट के लिए हमने तीन चीजों को ऐड किया, लेकिन जिसमें सबसे पहली चीज जो थी डायरेक्ट मटेरियल वो कई बार नहीं गिवन होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसे कैलकुलेट कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, और हमारे सामने प्राइम कोस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर तीन तरह का स्टॉक आपको मिलेगा। सबसे पहले ऐसा स्टॉक जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो कच्चा माल है, उसके बाद जो स्टॉक मिलता है वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। कई बार जो फिनिश गुड्स हैं वो अभी रेडी नहीं हुए, वर्क इन प्रोग्रेस में है, यानी कि कुछ गुड्स का पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। इनकम्प्लीट स्टॉक यानी कि स्टॉक अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, ना वो रॉ मटेरियल बचा है, वो बीच के एक प्रोसेस के अंदर है, और उस केस में हम उसे बोलते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस। यानी ऐसा स्टॉक जो कच्चा माल रॉ मटेरियल है, ऐसा स्टॉक दूसरे टाइप का स्टॉक होता है टाइप बी जो वर्क इन प्रोग्रेस है। सी टाइप का स्टॉक हमारे पास होता है फिनिश गुड्स, यानी स्टॉक बनकर रेडी हो चुका है, गुड्स बनकर तैयार हो चुके हैं, प्रोडक्शन उन पे डन हो चुका है, लेकिन अभी वो बिका नहीं है, सेल्स नहीं हुआ उसका, तो वो फिनिश गुड्स भी हमारे पास अभी स्टॉक में है। तो थ्री टाइप्स का स्टॉक हम देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल वाला ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमने प्राइम कॉस्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया है जब हमने डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट किया। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है प्राइम कोस्ट निकालने के बाद, सेकेंड टर्म आती है वर्क्स कोस्ट निकालना। यानी कि प्राइम यानी कि डायरेक्ट कोस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बेसिक कोस्ट हम निकाल चुके हैं प्राइम कोस्ट में, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है वर्क्स कोस्ट यानी फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चे। फैक्ट्री से जुड़े हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए उनको इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिर से तीन चीजें आने वाली हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आने वाली, इनडायरेक्ट आने वाली हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑलरेडी हम ले चुके हैं प्राइम कोस्ट में। यानी कि सबसे पहले हम इन्वॉल्व करने वाले हैं इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री वाला, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर था लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं था, प्रोडक्शन से अपार्ट था, तो इसलिए उसे इनडायरेक्ट वे में हम शो करते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर यानी जिसे प्रोडक्शन कॉस्ट को वर्क्स कोस्ट भी कहा जाता है कोस्टिंग में, तो इसीलिए वी नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। सो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले जब हमारे पास प्राइम कोस्ट निकल कर आता है तो प्राइम कोस्ट के अंदर हम ऐड करने वाले हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को, जिसमें हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और साथ में हम देख सकते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनको हमने फैक्ट्री में ही एम्प्लॉय किया हुआ है लेकिन वो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, जैसे कि फॉरमैन हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, गेट कीपर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, क्लीनर हो सकता है, ये सब फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो इसीलिए इनको फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व किया जा सकता है। उनको भी सैलरी पे की गई होगी तो वो भी हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस हमने कराया हुआ है वो भी हम यहाँ पे शामिल करने वाले हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ये सारी ही टर्म्स जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री में रिलेटेड इनडायरेक्ट मटीरियल है,
तो वो सब चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। जब फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा कैलकुलेट होता है वर्क्स कोस्ट इंकर्ड के कितनी टोटल वर्क्स कोस्ट हमारी आई, वर्क्स कोस्ट यानी कि फैक्ट्री कोस्ट। उसके बाद उसमें ऐड कर दिया जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में आ चुका है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टॉक की। वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग 2 बैलेंसेस होते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो है जो इस फाइनेंशियल ईयर में बच गया, नेक्स्ट ईयर यूज होगा। ओपनिंग स्टॉक इस साल यूज कर चुके हैं, इसलिए उसको ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है उसको ऐड और लेस करने के बाद निकल कर आती है वर्क्स कोस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट। उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो निकल कर आती है वर्क्स कोस्ट। जब वर्क्स कॉस्ट भी हमारे सामने आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट कौन से ओवरहेड्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड्स को अगर हम फिर से इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे वो सब। उसमें भी 3 तरह की चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल ऑफिस में यूज होता है, स्टेशनरी वगैरह। इनडायरेक्ट लेबर यानी कि जो एम्प्लॉयज ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी। और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ऑफिस जो प्रीमाइसेस है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, यानी कि बैंक चार्जेस, ऑडिट चार्जेस, ऑफिस का रेंट, ये सब क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए खर्चे हैं। जब हम इनको वर्क्स कोस्ट जो अभी हमने देखा उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है उसके बाद बहुत जरूरी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऐड करने के बाद कुछ हमारे बिजनेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को अब हम फिर से ऐड करने वाले हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल उसमें यूज हुआ है, जो भी इनडायरेक्ट लेबर यानी कि सेल्समैन की जो सैलरी हमने पे की है, तो इसमें भी 3 चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उससे जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस किया तो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस है। जब हम इसे ऐड कर देते तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आती है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो फिनिश गुड्स है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ यूज होता है। तो जो फिनिश गुड्स हैं उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम यूज करने वाले हैं, लेकिन वो हम यूज करते हैं बिल्कुल एंड में। एंड में यूज करने का मतलब ये है कि वो हम यूज करने वाले हैं, वर्क इन प्रोग्रेस तो हम यूज कर चुके हैं लेकिन वो हम यहाँ पर यूज करते हैं अल्टीमेटली जहाँ आप देख सकते हैं फिनिश गुड का स्टॉक, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमने निकाला तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करने से पहले, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस जोड़ने से पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस ऐड करने से पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कर देते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक को फिनिश गुड्स के और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, तो हमारा COGS निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसमें ऐड करते हैं। जैसे ही हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलने के बाद अल्टीमेटली उसमें हम ऐड करते हैं, बिजनेस जो भी प्रॉफिट मार्जिन अपना रखता है वो प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करता है। जब प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंस चाइल्डहुड हमें पता है कि अगर कॉस्ट में, जैसे हम याद करते हैं कॉस्ट प्राइस उसमें ऐड करते थे प्रॉफिट तो निकल के आता था सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो निकल कर आता है हमारे सामने सेल्स। तो दिस मीन्स दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट शीट। कैसे हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया वो मैंने आपके सामने अभी रिप्रेजेंट किया है। ये जो कंप्लीट हमारी कॉस्ट शीट बनकर तैयार होती है, ये कॉस्ट शीट हमें 2 चीजें बहुत ही रेलिवेंट प्रोवाइड करती है। एक तो टोटल कॉस्ट हमें बता देती है ताकि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक कर ऐड करके उसमें सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर सके, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन करने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनाना बहुत जरूरी है।
दूसरा जो बेनिफिट हमें मिलता है, अपने बिजनेस की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। अगर हमें अपनी टोटल कॉस्ट पता चल जाती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो उससे रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है वो वहाँ पे काफी हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए भी कॉस्ट शीट का अपना एक रेलिवेंस है, बहुत ही वाइटल होती है कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। जब भी कॉस्ट शीट बनाई जाती है, इन शॉर्ट हम उसे कह सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हमने यूज किए आज। हमने देखा कि कैसे जब हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया तो प्राइम कॉस्ट में हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूज किया, यानी डीएम, डीएल और डीई तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे सामने प्राइम कॉस्ट निकल कर आई। उसके बाद जब हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया, यानी कि वर्क्स ओवरहेड्स को ऐड किया, तो हमारे सामने फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट होकर आती है। उसके बाद जब हमने उसमें ऑफिस से जुड़े हुए सारे खर्चों को ऐड किया तो हमारे सामने निकल कर आता है अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जब हमने इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड किया तो हमारे सामने निकल कर आता है अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हमने उसमें प्रॉफिट ऐड किया और हमारे सामने अल्टीमेटली सेल्स प्राइस भी आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साथ हम एक एडिशनल कॉलम भी यूज कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट वाला। कॉस्ट पर यूनिट का ऑप्शन अगर हम कॉलम ऐड कर देते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि पर यूनिट हमें एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मास लेवल पे प्रोडक्शन करती है, एक यूनिट नहीं बनाती। तो इसका मतलब अगर मुझे ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर यूनिट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पेन बनाती है, तो अगर पेन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक पेन को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉस्ट शीट में एक और एडिशनल कॉलम हम बना सकते हैं। उस एडिशनल कॉलम के अंदर हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे उस एडिशनल कॉलम के अंदर पर यूनिट कॉस्ट दिखाई जाती है। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कि एक यूनिट के प्रोडक्शन करने पर कितनी कॉस्ट आ रही है, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर प्राइम कॉस्ट से लेकर बिल्कुल एंड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तक ऐड करते हैं सारी चीजों को, और पर यूनिट कॉस्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। ये कॉस्ट शीट का सिस्टमैटिक वे होता है, इसको हम किसी भी तरीके से डेविएट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को लेटर ऑन ऐड करें, तो हमारा पूरा कैलकुलेशन और एनालाइजेशन जो है, एनालाइजेशन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमें उसी सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप चलना है इस लेआउट के अकॉर्डिंगली जो प्री डिटरमिन्ड है। ऑलरेडी जो चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया गया है एक पर्टिकुलर मैनर में, तो उसी तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे तो बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमें एक ट्रू एंड जेन्युइन फिगर प्रोवाइड नहीं करती कॉस्ट के बारे में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कॉस्ट शीट बनाई जाए तो स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करते हुए कैलकुलेशन की जाए। इससे हमारी जो आंसर कैलकुलेट होता है, हमारा जो इवेल्युएशन और एनालाइजेशन होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और एक्यूरेसी पर खरा उतरता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कैलकुलेशन उसी मैनर में की जाए जिस मैनर में बताया गया है, यानी लेआउट और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ही उन चीजों को हमें इन्वॉल्व करते जाना है जिनको कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया गया है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखने वाली है, जो भी हमारा स्टॉक है ओपनिंग और क्लोजिंग, मैंने बताया 3 तरह का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फिनिश गुड्स का भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी है। अब ये जो तीनों ही स्टॉक्स हमारे पास है ओपनिंग और क्लोजिंग, इनका भी उसी पर्टिकुलर मैनर में उसी प्लेस पर हमें इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, वहीं पे ऐड और लेस करना पड़ता है जहां पे इनकी पोजीशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। यानी कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम एक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकें। यानी कि कई बार मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग लेना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वहां पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम काफी हेल्पफुल होती है इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए हमें वहीं पर ही अपने स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ता है, फिनिश गुड्स के स्टॉक को भी एक्यूरेटली एडजस्ट करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के टाइम। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करते टाइम यहाँ पे ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। आई होप आपको कॉस्ट शीट काफ़ी पसंद आया होगा, इसमें जिस तरीके से स्ट्रक्चर की गई ये चीज़ें और जिस तरीके से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है, स्पेशली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है कॉस्ट शीट। और वहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना और उसको एनालाइज करना। इसीलिए उनकी कॉस्ट को
इवेल्युएट करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट शीट रेलिवेंट होती है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट शीट हेल्प्स अ लॉट इन डिसाइडिंग द प्राइसेस, इन डिसाइडिंग द प्रॉफिट मार्जिन, इन डिसाइडिंग द एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। आज हमने कॉस्ट शीट के बारे में काफ़ी कुछ समझा और कॉस्ट शीट की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन की। आज के वेबिनार में इतना ही। हम नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।